चलो लॉज ऑफ मोशन उसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो देखा, बराबर। और इंट्रोडक्शन हमने देखी कि फोर्स जो है वो फोर्स की वजह से ये सारी चीजें जो है वो हो रही है, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर फोर्स ही वो चीज है जो हम हर एक मोमेंट पे उसके अलावा उसी के आसपास घिरे हुए होते हैं, बराबर। सारी एक्शन है वो उसी से रिलेटेड रहती है। ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा। अब आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे देखने जाए तो बच्चों को थर्ड लॉ जो है वो एकदम बराबर से याद होता है, बराबर। और सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ उसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रहता, बराबर। थर्ड लॉ कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए भी बोले ना तो वो भी याद आ जाता है कि कहीं कहीं पर वो गुस्सा निकालना हो ना, किसी ने किया हो तो सामने करना है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ बस उसका मतलब रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ अभी भी मैं पूछूंगी, भले ही आप पढ़ चुके हो नाइन्थ के अंदर, बट अभी याद आएगा नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि होता क्या है इसके अंदर, कि पहले हम लोग स्टेटमेंट चलो बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग एप्लीकेशन प्रैक्टिकल सिनारियो जो है उसको देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बराबर। तो फोर्स अप्लाई करने कर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेडी है, अब स्टेडी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, मोशन उसकी स्टार्ट होगी। मतलब कि उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, जो जीरो थी वो अब कुछ हो गई, बराबर, नॉन जीरो हो गई, तो v में चेंज आएगा। तो फोर्स जो है वो जितना ज्यादा फोर्स लगा होगा उतना ही ज्यादा v के अंदर चेंज ला कर देगा, बराबर। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो कि मैं फोर्स जो है वो एक, हम लोग मान रहे हैं कि एक चींटी है, एंट है, और एक है हाथी, बराबर। अब चींटी है उसको हमने ऐसे जेंटली उसको थोड़ा सा टच किया, और उतनी ही जेंटली हमने हाथी को टच किया, तो दोनों के अंदर, दोनों में फर्क क्या है, किस चीज का फर्क है, हाथी और चींटी में मास का, बराबर। फोर्स हम दोनों को सेम ही लगा रहे हैं, जेंटल टच ही कर रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो दोनों में मास का फर्क है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको हमें अगर पुश करना है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम है उसको अगर मूव करना है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की इफेक्टिवनेस वो भी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी, बराबर। फोर्स जो है ज्यादा वाले के लिए ज्यादा चाहिए, कम वाले के लिए कम लगाना पड़ेगा, मूव करवाना है तो। एक और चीज यहाँ पर, F इक्वल्स टू, F जो है फोर्स। अब आप क्रिकेट की मैच जो है वो देखते होंगे, बराबर। तो उसमें क्रिकेटर्स क्या करते हैं, कैच करना हो बॉल तो ऐसे खड़े खड़े कैच कर लेते हैं। हम अभी सूर्य कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, बराबर, वो तो काफी कूदम कूद करके वो कैच करता है, हालांकि पता नहीं उसने कितने ऐसे कैचेस किए होंगे, बट ये कैच जो है वो उसके नाम पर हो गया, बराबर। और सूर्य कुमार नाम आएगा तब वो कैच ही याद आएगा, और कुछ उसने जो भी खराब कैच छोड़े होंगे या कुछ होगा वो कुछ और याद नहीं आएगा, बस ये कैच याद आएगा। तो अभी हम लोग नॉर्मल कोई भी जो फील्डर है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा होगा, फील्डर जो है वो कैच जैसे ही उसके हाथ में बॉल आएगा, वो फिर बॉल क्या करेगा, ऐसे सीधे पकड़ के खड़ा नहीं होता, थोड़ी स्टाइल मारता है ना, वो क्या करता है, वो कैच पकड़ के फिर ऐसे करेगा, बराबर, पीछे की तरफ हाथ लेके जाएगा, तो स्टाइल मारने के लिए करता है ना, स्टाइल मारने के लिए नहीं कर रहा। वो क्या करेगा, अगर ऐसे ही उसने पकड़ लिया ना सीधा सीधा, तो उसके हाथ में इम्पैक्ट जो है ना वो ज्यादा लगेगी। आप कभी कैच करके देखना, कैच करने में ऐसे कैच करके थोड़ा सा हाथ पीछे लेके जाओगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी वजह से जो फोर्स बॉल इम्पार्ट कर रहा है वो फोर्स लगाने के टाइम को इंक्रीज कर रहे हो, बराबर। तो टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स की इफेक्टिवनेस कम हुई, तो जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स, और तुरंत ही लगा ऐसे फोर्स तो वो इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगी, बराबर। कम टाइम होगा तो फोर्स ज्यादा दिखेगा, तो क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शनेट हुआ, कम टाइम तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा टाइम तो कम फोर्स। तो टाइम ड्यूरेशन जो है उसके साथ ये फोर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, बराबर। ये तीन चीजें हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर से पता चल रही है। रेस्ट वाला होगा, रेस्ट वाले को अगर हम पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना ज्यादा फोर्स दिया उतनी ज्यादा स्पीड में चेंज होगा। अगर दो मासेस जो है वो उसमें से जिसका ज्यादा मास होगा उसको हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और ये बॉल के लिए हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब ये जो दो क्वांटिटीज हैं m और डेल्टा v, m और डेल्टा v, यानी कि मास और चेंज इन वेलोसिटी, उसके ऊपर से एक क्वांटिटी बनती है। उसके बारे में मैं समझा दूं, उसके बाद ही हम लोग ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये दोनों मिला के हमें एक क्वांटिटी देते हैं जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ाई गई है, बराबर। टीचर ने तो पढ़ाई थी, आपने कितना याद रखा, कितने अलर्ट थे, प्रेजेंट थे क्लास में, फिजिकली मेंटली, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सिलेबस में ये चीज आ चुकी है। तो लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी जो है वो एक्चुअली होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। तो P इक्वल्स टू mv हुआ। इसके लिए यूनिट जो आ जाएगा वो यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम, m का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m के लिए, मास के लिए m1 और वेलोसिटी के लिए L1t-1, बराबर। डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1t-1। क्लियर यहां तक? अब ये होता क्या है एक्चुअली मोमेंटम, ये सारी चीजें हैं, हाँ फिजिक्स के लिए तो देख लिया, फिजिक्स के लिए ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज होती क्या है? मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम चाहिए। मार्केट की भी बात करें, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट में ये नहीं है मोमेंटम, आपके स्टूडेंट है उसमें ये इतना मोमेंटम होना चाहिए, ऐसी सब बातें करते हैं। लेमन लैंग्वेज में भी मोमेंटम वर्ड है ना वो यूज करते हैं, बराबर। मैच का मोमेंटम जो है वो बिगड़ गया है, बराबर ना, ऐसे बोलते हैं। मोमेंटम है क्या एक्चुअली? तो मोमेंटम मतलब कि आप देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि एक है साइकिल, बराबर, और एक है ट्रक। अब एक होनहार बच्चा जो मेरे वीडियोस चलते हुए भी उसको देखना सुनना पसंद है, बराबर ना, होनहार होगा तो ही मेरे वीडियोस देखेगा, बाकी तो देखेगा नहीं, ठीक है। चलो, कुछ भी ईयरबड्स लगा के वो कुछ सुन रहा है ऐसे समझ लो, और उसका ध्यान नहीं है कि रोड पे कुछ आ रहा है, बराबर, सुनते सुनते जा रहा है। सामने से अचानक साइकिल वाला आया और उसको टकराया, यहाँ पर इन दोनों के बीच मीटिंग हो गई, बराबर। तो इसको क्या होगा? साइकिल को थोड़ा सा डैमेज होगा शायद से, उसका जो स्टीयरिंग है वो सब थोड़ा डैमेज शायद हो सकता है, गिर जाए ऐसे, इसको कुछ खरोच लगेगी। साइकिल टकराई तो कुछ खरोच लगेगी उसको, बराबर, शायद खून निकल सकता है, ऐसे हो सकता है। अब यही बंदा ये इंसिडेंट के बाद भी नहीं सुधरा, और फिर भी उसके बाद वो ईयरबड्स लगा के स्पॉटिफाई सुनते सुनते जा रहा था, और सामने दूसरी बार आ गया एक बड़ा सा ट्रक। अब वो ट्रक वाला भी पूरी रात पर चला रहा था ट्रक, और उसका भी ध्यान नहीं था कि सामने से बच्चा आ रहा है। तो क्या हुआ? फिर से उन दोनों की एक मीटिंग हो गई, बराबर। मीटिंग होने पर यहां पर क्या होगा? खाली थोड़ा सा खून निकलेगा, खाली गिर जाएगा, ऐसे होगा, फैटल एक्सीडेंट हो सकता है ना ये, बराबर ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, ये जितनी स्पीड से पहले जा रहा था ना उतनी ही स्पीड से इस केस में भी जा रहा है, बराबर। मान लो कि साइकिल और ट्रक दोनों की स्पीड भी सेम थी, बराबर, दोनों है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहे थे, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड थी। बट पता है हमें कि साइकिल जो है उसका मास कम होगा और इसका मास ज्यादा होगा ट्रक का, तो ट्रक की वजह से यहाँ पर फोर्स की जो इफेक्टिवनेस आई वो ज्यादा हुई,
बराबर ना। तो मोमेंटम जो है वो क्या बनता है, एक जो मोमेंटम यहाँ पर हुआ वो मास के ऊपर डिपेंडेंट, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम उसने इम्पार्ट किया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मास के साथ ये क्वांटिटी जो है वो कैसे रिलेटेड है वो एक हमने समझा। अब दूसरी क्वांटिटी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें हमने डिफरेंट मासेस देखे। अब ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम एक साइकिल और दूसरी साइकिल, दो साइकिल ही लेते हैं, बराबर। बट एक साइकिल है, दोनों का मास भी सेम, एक साइकिल है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी साइकिल है उसकी स्पीड है एकदम फास्ट जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक साइकिल है शायद से और फटाफट जा रहा है। तो इसकी मान लो कि 35 मीटर पर सेकेंड है। अब फिर से यही प्यारा सा बच्चा आ गया सामने, पहली साइकिल के सामने आया, पहली साइकिल थी 20 मीटर पर सेकेंड से और उसके साथ टकराया, टकराने पर उसको कुछ चोट लगी। दूसरी साइकिल जो स्पीड से आ रही थी वो उसको टकराई, तो क्या लग रहा है किस में ज्यादा उसको चोट लगेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है उस वाले केस के अंदर, बराबर ना। 35 मीटर पर सेकेंड है, वो वाली साइकिल उसको ज्यादा चोट लगा पाएगी। तो जिसमें स्पीड ज्यादा वो ज्यादा मोमेंटम इम्पार्ट कर पा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जिसकी स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, वहां पर मोमेंटम भी ज्यादा, ये चीज हुई। तो मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ मास ना सिर्फ वेलोसिटी बट दोनों को रिलेट करने वाली क्वांटिटी जोड़ के हमें कुछ दिखाता है, इसलिए ये क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी, बराबर। मोमेंटम जो है वो ना ही सिर्फ मास इंपॉर्टेंट है ना ही सिर्फ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों को क्लब करके कुछ चाहिए जो हमें एक इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। ये दिखाने के लिए ये क्वांटिटी जो है लीनियर मोमेंटम ये डिफाइन की गई है। तो डेफिनेशन लिखने में आप सिर्फ यही लिख सकते हो कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, बराबर। जो फॉर्मूला है वही हम लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू एम वी। क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये दोनों जो हैं उनको रिलेट करके क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या तो पहले इन तीनों को ही हम क्लब करके लिख सकते हैं कि ये हो गया F proportional to m delta V by delta T. That means F proportional to m delta V. Delta V is change in velocity. Change in velocity मतलब कि मैं यहां पर ऐसे लिख सकती हूं कि m v2 minus v1, चलो इधर ही साथ में लिख दो, m v2 minus v1 upon delta t. That means m v2 minus m v1 upon delta t. बट mv तो क्या है, मोमेंटम, बाद का, फाइनल है मतलब बाद का। तो ये हो गया p2, ये हो गया p1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली डेल्टा P बाय डेल्टा T इक्वल्स टू K डेल्टा P बाय डेल्टा T, ऐसे हम बता सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और फिर एक्सपेरिमेंटली पता चला कि K की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट यहाँ पर लिखा, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसलिए KF इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये आपका फाइनल इक्वेशन है वो बना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो अब हम स्टेटमेंट इसके ऊपर से लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ये डेल्टा P बाय डेल्टा T है क्या, डेल्टा P बाय डेल्टा T है क्या,
चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो क्या इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बाद में ना एंगुलर मोमेंटम भी आएगा जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तब। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स applied on the body. हाँ, रेट यहां पर आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया? न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो क्या बताना चाहते हैं? तो आपको F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जब भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये पूछा जाए तो आपको सीधा ही जब सम्स कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट इसी से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास आया अभी F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये जो था वो एक्चुअली था mv2 माइनस mv1, v2 माइनस v1 डेल्टा टी। ये भी एक्चुअली था m डेल्टा v बाय डेल्टा टी की जगह पर। नाउ डेल्टा v बाय डेल्टा टी इज एक्चुअली rate of change of velocity is velocity upon time is acceleration. तो m a F इक्वल्स टू m a, ये फॉर्मूला बना बराबर ना? तो हमारे पास F इक्वल्स टू डेल्टा पी भी है और F इक्वल्स टू m a भी है। दो इक्वेशंस ये हमारे पास बने। हमने F इक्वल्स टू m a जो है वो तो काफी बार यूज किया होगा, बट ये आया कहां से? सेकेंड लॉ जो है वो सेकेंड लॉ में एक्चुअली मोमेंटम के बारे में बताया, उसके ऊपर से F इक्वल्स टू m a है वो फॉर्मूला आया। अब ये सेकेंड लॉ के ऊपर से हम फर्स्ट लॉ जो है उसके थ्रू भी जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे हम लोग अभी बताएंगे। सेकेंड लॉ जो है ना वो अभी हम थर्ड लॉ भी देखेंगे तो थर्ड लॉ को भी कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज ही बताएगा कि मतलब लॉस भले ही तीन अलग अलग बनाए हैं बट एक लॉ दूसरे के ऊपर दूसरे को भी वो प्रूव करेगा, दूसरा है वो फर्स्ट को भी सपोर्ट ही करने वाला स्टेटमेंट दे रहा होगा। तो ये सारे लॉस जो है वो इंटर रिलेट करने वाले होंगे और उसमें मेन जो लॉ है वो सेकेंड लॉ है, बराबर? तो यहाँ पर F इक्वल्स टू एम ए में सपोज अभी हम लोग ले लेते हैं कि सपोज A इक्वल्स टू, या तो पहले ले लेते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, F net equals to 0, right? If F equals to 0, that means MA equals to 0. Clear? MA equals to 0. But can M be 0? No. Therefore, A equals to 0 because mass cannot be 0. मास कभी भी किसी भी बॉडी का 0 नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा मास तो होगा कि नहीं? तो मास तो 0 होने वाला है नहीं, तो मास 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तभी जाके वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी तो चेंज होने से रही, वेलोसिटी चेंज होने वाली है नहीं तो वेलोसिटी नहीं होगी।
तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जो भी होगी वो वही की वही रहेगी। मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड से ही मोशन चालू रहेगी। मान लो कि जीरो पे है, मतलब कि रेस्ट पर ही है ऑब्जेक्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो हम इसके ऊपर से ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ईदर रेस्ट और ऑफ मोशन। स्टेट में क्या हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या तो मूविंग हो सकता है। इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो ये तो क्या है, कुछ देखा देखा सा, सुना सुना सा लग रहा है। क्या है ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ था ये पहले लेक्चर में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट एनएलएम है, फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमने रेफरेंस तो किसका लिया, सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ से ही हम कहां पर पहुंचे, फर्स्ट लॉ। तो सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ जो है वो बात तो एक ही चीज की कर रहे हैं, या तो फिर वो एक ही। फर्स्ट लॉ जो है ना वो आपको सिर्फ क्या बताएगा कि मोशन हो रही है या नहीं, फोर्स लग रहा है कि नहीं, फोर्स की इफेक्ट दिखेगी कि नहीं। फिर सेकेंड लॉ क्या बताएगा, फोर्स की इफेक्टिवनेस कितनी दिखेगी। उसमें ये फॉर्मूला आया ना, तो फॉर्मूला के ऊपर से आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो फर्स्ट लॉ आपको मोशन होगी कि नहीं वो बताएगा, और सेकेंड लॉ जो है वो आपको कितनी होगी, फोर्स कितना लग रहा होगा, या तो वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वो मैग्नीट्यूड बताएगा। क्लियर। तो ये चीज हो गई, आप इतना पहले लिख लो। चलो अभी इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वांटिटी जिसका नाम है इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये क्वांटिटी भी हम सेकेंड लॉ जो है उसी के ऊपर से दिखाएंगे। F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमें पता है सेकेंड लॉ के ऊपर से। सो F इंटू डेल्टा टी इफ आई टेक, देन इट विल गिव मी डेल्टा पी। व्हाट इज दिस F इंटू डेल्टा टी, फोर्स कुछ टाइम तक लग रहा होगा, फोर्स कुछ टाइम ड्यूरेशन तक लग रहा होगा। जैसे कि बॉल है, बॉल को हमने दीवार के ऊपर फेंका, तो वो कुछ ड्यूरेशन तक उस बॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो डेल्टा टी जो है ना वो कांटेक्ट टाइम है। और हमने ये देखा एग्जाम्पल के अंदर, जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम होगा उतना मोमेंटम के अंदर चेंज दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं, डेल्टा टी और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यहाँ पर हो गए, तो मोमेंटम में उतना चेंज होने के लिए टाइम जो है वो मिलेगा। ये F इंटू डेल्टा टी है, उसी को बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है फोर्स इंटू कॉन्टेक्ट टाइम, फोर्स इंटू कॉन्टेक्ट टाइम, ये हमें देता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। बट वो चीज तो क्या आ गई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको चाहे F डेल्टा टी पूछा हो, इम्पल्स फाइंड करने के लिए पूछा हो, या फिर चेंज इन मोमेंटम पूछा हो, दोनों एक ही चीज मांगी हुई है। अभी आपको बोलेंगे कि इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करो, बट फोर्स की वैल्यू नहीं देंगे, उसके बदले क्या दे देंगे आप लोगों को, मोमेंटम के लिए चेंज दे देंगे, m और v में जो चेंज आ रहा होगा वो दे देंगे। तो आप ये फॉर्मूला पुट करो, मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या आपको, इम्पल्स ऑफ फोर्स ही मिलने वाला है। या तो फिर चेंज इन मोमेंटम के लिए दिया हो और आपको पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, और आपको दे दिया है फोर्स और कांटेक्ट टाइम की वैल्यू, तो फाइंड करना है ये आपको, बट इसके लिए वैल्यूज ये गिवन है, तो आप पुट कहां पर करोगे, F इंटू डेल्टा टी में करोगे। क्लियर। तो F इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी होता है, ये चीज हो गई। अब इसका यूनिट भी हम देख लेते हैं, यूनिट, तो F इंटू डेल्टा टी, उसके ऊपर से यूनिट बताओ तो,
न्यूटन इंटू सेकेंड। बट ये तो क्या है, डेल्टा पी है, डेल्टा पी मतलब m इंटू वी, m इंटू डेल्टा वी। तो इसी के ऊपर से जो मोमेंटम का यूनिट है वही बन जाएगा। मोमेंटम का यूनिट क्या, केजी मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड लिखो या केजी मीटर पर सेकेंड लिखो, दोनों ही यूनिट्स इंपल्स ऑफ फोर्स के लिए है। तो जो आगे हमने लिखा था मोमेंटम के लिए सिर्फ ये लिखा था केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट स्लाइड के अंदर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं यहां पर भी न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये अब हमें पता है कि ये डेल्टा पी जो होगा या पी है वो एक्चुअली एफ इंटू डेल्टा टी की ही वैल्यू उसके जितनी ही ये होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख ले, तो ये हो जाएगा m1 L1 T माइनस 1। ये सारी चीजें हैं ना वो आपको सम्स के अंदर करने के लिए आएगी। सम्स के अंदर आपको ये और मतलब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए सारे सम्स है मोस्टली इसी के इर्द गिर्द रहे हुए रहेंगे। बराबर, आपको जो भी सम्स आप देखोगे ना, एक होगा वो नेक्स्ट में लिफ्ट और उसके सम्स होंगे कि लिफ्ट में लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो कितना होगा फोर्स और ये सब एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सब फाइंड करनी है चीजें। और दूसरा ये चेंज इन मोमेंटम वाला सेगमेंट होगा, उसके अंदर से सम्स जो है वो आपके रहेंगे। तो आपको ये चीज समझनी खास जरूरी है कि चेंज इन मोमेंटम आप कैसे फाइंड कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, अभी हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा नहीं है लीनियर, बट ऑब्वियसली हम लीनियर मोमेंटम की ही अभी बात कर रहे हैं, तो आप समझ लोगे। तो किसी भी चीज, कोई भी क्वांटिटी कंजर्व हो रही है उसका मतलब क्या? कंजर्व हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट रह रही है, बराबर, चेंज नहीं हो रही है, वेरी नहीं हो रही है। तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, बट उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन? तो कंडीशन ये है कि इफ नेट फोर्स, इफ द नेट फोर्स acting on a body is 0, then the linear momentum remains constant। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? F equals to delta P by delta T। If this force is the net force and it remains 0, net force is 0, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P by delta T equals to 0। That means डेल्टा P equals to 0, क्योंकि कभी भी टाइम में चेंज तो 0 होगा ही नहीं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो डेल्टा टी तो 0 होने वाला नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, आप चाहे पढ़ो ना पढ़ो, लेक्चर चलता ही जाएगा, बराबर ना, साल खत्म होते ही जाएंगे, रिजल्ट्स आते ही जाएंगे। तो डेल्टा टी तो यहाँ पर 0 होने वाला है नहीं, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 0 क्या हो सकता है? डेल्टा पी 0 हो सकता है, मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि पी फाइनल यहाँ पर P2 माइनस P1 या P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स P2 इक्वल्स टू P1। ये मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा ऐसे वेक्टर सी। मोमेंटम जो है ना वो मोमेंटम यहाँ पर जहां पर हमने मोमेंटम लिखा, वो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, बराबर। तो यहां पर मेरे पास जब मैं ये ले रही हूं v2 माइनस v1 ले रही हूं, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की भी जो भी डायरेक्शन होगी वो आपको उस हिसाब से लेनी रहेगी। मान लो कि बॉल शुरू में बैट की तरफ ऐसे आया,
बराबर। बॉल जो है वो बैट की तरफ ऐसे आया और हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो V1 जो होगा वो हम कुछ प्लस में लेंगे और फिर उसके बाद बैट ने हिट किया बॉल को और बॉल बाद में इस तरफ जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी किस तरफ आई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो V2 जो होगा वो आपको माइनस में लेना है। तो ये चीज खाली मैग्नीट्यूड पुट करने से नहीं होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो यहाँ पर हमें दिख रही है, उसके बाद मोमेंटम में, तो हमें उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा। तो वापस से आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आया? P जो है वो कांस्टेंट, ये चीज हमें मिली। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके देख सकते हैं कि मान लो कि एक दिवाली में पटाखे जलाते हैं ना, तो बॉम्ब है, कौन सा बॉम्ब पसंद है? 555 वाला ले ले, बराबर। मिर्ची बॉम्ब थोड़ा सा लंबा होता है ना, और फिर वो सीधा रहता भी नहीं है नीचे से, अगर उसको सपोर्ट ठीक ना हो, बट वो थोड़ा मोटा सा होता है 555 वाला, तो वो और छोटा होता है तो वो रहेगा सीधा। तो चलो आज उसको हम लोग प्री दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं, बराबर। तो ये आ गया 555 का बॉम्ब, 555, और इसकी तीली है वो यहाँ पर दी है। इसको अब तीली को इंसेंस स्टिक से मान लो कि जलाया हमने, बराबर। तो जलाने पर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद तीली जल के ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसके कुछ टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा यहाँ गया, एक टुकड़ा यहाँ गया, एक टुकड़ा यहाँ पर गया, है ना। हमारी सिस्टम जो थी वो सबसे पहले किससे बनी हुई थी? इससे बनी हुई थी, मतलब कि पूरा बॉम्ब इंटेक्ट था, उसमें हम लोग इंसेंस स्टिक को नहीं ले रहे हैं। बाद में हमारी सिस्टम जो है वो इतनी बन गई, इसमें भी पूरा बॉम्ब आ गया, बॉम्ब यहाँ पर भी है और बॉम्ब जो है वो यहाँ पर भी है। पहले था वो इंटेक्ट था, उसके बाद वो फ्रेगमेंट्स में हो गया। तो आपको जब भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना होता है, तब खास ध्यान रखना है कि इनिशियली सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उतने ही पार्टिकल्स, उतने ही ऑब्जेक्ट्स फाइनल में भी होने चाहिए। आप कोई एग्जांपल ले रहे हो बैट प्लस बॉल का, बराबर। तो अब ये इनिशियली ऐसे हैं, बाद में अगर बैट और बॉल अलग भी हो गए तो भी आपकी सिस्टम के अंदर, आपकी कैलकुलेशन के अंदर आपको बैट का सेपरेटली करो, बॉल का सेपरेटली करो, और टोटल करना पड़ेगा इनका। पहले ये भले क्लब थे, फिर अलग अलग हो गए, तो भी टोटल में आपको उनको ध्यान में रखना है। फिर ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मैं सिर्फ बैट का करूंगा और उसके साथ यहाँ पर चेक कर लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबका टोटल करके हमें कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करना क्या है? तो इनिशियली तो ये बॉम्ब था, हमने उसको छोड़ दिया, स्टेडी छोड़ दिया, तो वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी कितनी? 0। मान लो कि इनिशियल मास कुछ कैपिटल M था, अब ये फ्रेगमेंट फूट गया बॉम्ब, तो यार ये हो गया V1 वेलोसिटी से जा रहा है, जो कि 0 नहीं है। इसका मास है कुछ M1, M से तो थोड़ा कम हो गया होगा, छोटा टुकड़ा है। ये सेकेंड नंबर वाला M2 मास है एंड V2 वेलोसिटी है, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर गिरा नहीं है, गिर रहा है, कुछ वेलोसिटी से यहाँ पर जा रहा है। एंड M3 एंड वेलोसिटी V3 इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, बराबर। ये तीन टुकड़े यहाँ पर ये ऐसे 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 उड़ के जा रहे हैं। तो इनिशियली हमने क्या इसके ऊपर फोर्स लगाया, कुछ लात मारी इसलिए वो ब्लास्ट हुआ? नहीं ना, हमने तो खाली क्या वो रेस्ट पर ही था और तीली उसकी जलाई हमने, तो वो ब्लास्ट हो गया। तो इनिशियली इसके अंदर ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो F net इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई। जब भी F net इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब हम बोलेंगे कि P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। F net equals to 0, therefore P initial equals to P final। इनिशियल में क्या है? ये है आपकी इनिशियल सिस्टम, ये क्या है? ये वाला जो है वो फाइनल सिस्टम। तो इनिशियल में सिर्फ इसको देखो, और मोमेंटम के लिए क्या करोगे? मास इनटू वेलोसिटी। तो m
इंटू वी आई। ये हो गई बात इनिशियल की। अब फाइनल की। फाइनल के लिए ये 3 है, तो इन तीनों के मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, m2v2 m3v3। इसको मैं यहां पर वेक्टोरियल फॉर्म में अभी दिखा देती हूं। आया समझ में? अब v जो है वो कितना बताया, इनिशियल 0 बताया, तो ये हो गया 0। 0 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। दैट मीन्स इनका मोमेंटम जो है ना वो इंडिविजुअली कुछ होगा। ये क्या हो गया p1, ये क्या हो गया p2, ये क्या हो गया p3। बट ये इस तरह से होंगे कि जिनकी वजह से उनका वेक्टोरियल एडिशन करो तो वो 0 आ जाए। तो 0 क्या था, इनिशियल मोमेंटम, फाइनली भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। बराबर। अगर आपको ऐसे दिया कि एक बॉम्ब है, उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, सिर्फ 2 टुकड़े, और इक्वल मास के हो रहे हैं, m और m मास के, टोटल ये कैपिटल M है, और ये इनिशियली रेस्ट पे था, और वही चीज आप यहां पर पुट करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू m1, 0 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। तो m तो कॉमन निकल गया, इसलिए आएगा v1 इक्वल्स टू माइनस v2। तो इससे क्या समझते हो आप कि वेलोसिटी जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया हो कि एक बॉम्ब है, रेस्ट पे है, वो एक्सप्लोड होके 2 इक्वल मासेस के अंदर बट जाता है, तो एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में है, तो दूसरे की कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड राइट में। क्लियर? तो ये चीज हमें ऐसे अलग 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 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के थ्रू दी जा सकती है। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो देखेंगे। ठीक है।